इस बार का नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में मिला है क्लाडिया गोल्डिन को। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, इससे पहले ना 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोम को नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद 2019 में इस्थर डफलो को मिला था। आमतौर पे ना नोबेल पुरस्कार मिलता है ना, आप देखते ही होंगे, 2 लोगों को एक साथ या फिर 3 लोगों को एक साथ मिलता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि एक सिंगल लॉरिएट को नोबेल पुरस्कार मिले। ये 26वीं बार ऐसा हुआ है कि सिंगल लॉरिएट को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, किया क्या है क्लाडिया गोल्डिन ने? देखो, इन्होंने ना इस इशू पर रिसर्च की कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन कैसा रहता है लेबर मार्केट में, जिसमें इस एस्पेक्ट पे इन्होंने फोकस किया कि महिलाओं को कम पे क्यों मिलती है। पिछले 200 साल के डेटा को ये कंसीडर करती हैं अपनी रिसर्च में। पिछले 200 साल में यूएस में महिलाएं कैसे काम कर रही हैं। ये कहती हैं, देखो 200 साल पहले शुरुआत में जॉब्स कैसी थी? फार्म जॉब्स थी, खेतों में महिलाएं काम करती थी, या फिर घरों में जो इंडस्ट्रीज चला करती थी ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वहां पर महिलाएं काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ना घर से दूर हुआ करती थी। अब वहां पे महिलाएं नहीं जा सकती थी, तो वहां पे महिलाओं ने जाना बंद कर दिया, तो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम हो गया। 1900s के शुरुआत के सालों में ना महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन सिर्फ 5% था। रेयरली मैरिड वुमेन काम किया करती थी। बाद में सर्विस सेक्टर आया। सर्विस सेक्टर में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था लेबर फोर्स में इंक्रीज हुआ। सर्विस सेक्टर में आपको पता ही है, ये सारी जॉब्स जैसे बैंक में काम करना और स्कूल में काम करना, तो इन जॉब्स में थोड़ी बहुत महिलाओं ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद मेजर चेंज आया 1960s में। 1960s में ना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मार्केट में आई। अब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के आने की वजह से ना महिलाओं ने ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि कब वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कब वो बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। तो महिलाओं को एक मौका मिल गया अपने करियर और एजुकेशन पे ध्यान देने का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से। फिर इसके बाद महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था लेबर फोर्स में इंक्रीज हुआ। लेकिन देखो, पिल के आने के बावजूद जब महिलाएं अपना करियर ठीक से प्लान कर सकें, उसके बावजूद पे गैप रहा मैन और वुमेन के पे में। उसका रीजन ये रहा कि एक तो देखो, एम्प्लॉयर की ऐसी सोच कि जिस प्रकार से मैन ओवर टाइम कर सकते हैं, उनको घर का काम नहीं करना पड़ता, वो ओवर टाइम, वो डेडिकेशन, वो डबल जीओपर्डी मैन को नहीं होती लेकिन वुमेन को होती है। डबल जीओपर्डी मतलब दोनों काम, घर का काम भी, ऑफिस का काम भी। इसके अलावा देखो, नेगोशिएशन, एम्प्लॉयर को यह लगता है कि मैन जो है वो नेगोशिएट करते हैं अपनी सैलरी को लेके, लेकिन महिलाएं जो हैं अपनी सैलरी को लेके ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करते। जितनी सैलरी महिलाओं को बोली जाती है वो उतना ले लेंगी, ऐसा एम्प्लॉयर को लगता है। इसी वजह से उन्हें कम सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन ना लंबे समय से चला आ रहा है इतिहास से, जो कि कई जगहों पर आज भी कायम है। बड़ी कंपनीज में तो नहीं होता, लेकिन छोटी जगहों पर, छोटी कंपनीज में आज भी काफ़ी होता है। और अलग अलग डायमेंशन आप डाल सकते हो, जैसे एक सोशल डायमेंशन आप डाल सकते हो कि आज भी एक जो स्टीरियोटाइप है कि महिलाएं जो हैं वो लीडरशिप रोल में अच्छा काम नहीं कर सकती। हालांकि अभी काफ़ी इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल सामने आए हैं। जैसे इसरो में जब चंद्रयान 3 ने सफल लैंड किया था, तो हमने इसरो की एक तस्वीर देखी थी वुमेन साइंटिस्ट की। तो ये अच्छे एग्जाम्पल्स तो सामने आ रहे हैं, बट अभी भी स्टीरियोटाइपिंग काफ़ी है कि महिलाएं लीडरशिप रोल में अच्छा काम नहीं कर सकती। तो लीडरशिप में महिलाएं नहीं होंगी तो फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है पे गैप में, दूसरी चीज़ों में, ये चलता रहता है। अब इंडिया स्पेसिफिक हम बात करते हैं। इंडिया में देखो, 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में 587 मिलियन वुमेन हैं। देश की पॉपुलेशन का 48% कम है। तभी तो बोलते हैं वेयर आर द मिसिंग वुमेन। मिसिंग वुमेन कहाँ पे है? पॉपुलेशन कायदे से 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, साइंस ये कहती है। लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन हमारे देश में वुमेन का 2005 में 26% था, लेकिन 2019 में घट गया, बल्कि 20.3% हो गया। क्यों घटा? देखो, उसका भी एक रीजन है। इस पर भी हमने एक दिन आर्टिकल डिस्कस किया था कि पहले ज़्यादा ना महिलाएं फार्म जॉब्स में काम करती थी। ये इंडिया स्पेसिफिक अभी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ना फिर महिलाओं ने ना
मैन के अपेक्षाकृत एजुकेशन प्राप्त करना स्टार्ट किया। अब एजुकेशन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मार्केट में जॉब्स नहीं है, या फिर वही दिक्कत, इजी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है बाहर और वर्क प्लेसेस पे। तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर ली, अब खेतों में काम कर नहीं सकती, लेकिन घर के आसपास जॉब उपलब्ध है नहीं, घर के लोग जाने नहीं देते, तो एजुकेशन प्राप्त करके भी उस लेवल की जॉब मिली नहीं, इसलिए बस घर में खाली बैठ गई। तो ऐसे केसेस बहुत सामने आने लगे, जिसकी वजह से लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन रिलेटिवली कम हो गया। लेकिन देखो, लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन जरूरी है अगर $5 ट्रिलियन हमारे देश की इकोनॉमी को बनाना है, तो जेंडर इक्वालिटी और राइट्स के हिसाब से भी जरूरी है। बात देखो देश की इकोनॉमी की नहीं है, हर एक ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक अधिकार है वो तो पूरा होना ही चाहिए ना, चाहे वो मैन हो वुमन हो, हर एक का अधिकार है कि उसे इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए, सबका काम करने का अधिकार है। इसके बाद इसे एसडीजी से आप लिंक कीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 5 क्या है, जेंडर इक्वालिटी से संबंधित। गोल नंबर 8 क्या है, प्रमोट फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। गोल नंबर 10 क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। देखो एसडीजी गोल्स ना याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन ना प्री तो छोड़िए, प्री में तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ही सकती है, मेंस में ना आप अच्छा खासा वैल्यू एडिशन कर सकते हो। कैसा भी इशू आ जाए आप ना एसडीजी से उस इशू को लिंक कर सकते हो, तो इससे ना वैल्यू एडिशन हो जाता है बढ़िया। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट आई, एआरसी रिपोर्ट है, एआरसी रिपोर्ट तो रिलेटिवली अब पुरानी हो गई, मतलब ऐसा गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको आप आंसर से लिंक करते हो ना, तो बढ़िया वैल्यू एडिशन हो जाता है। इसके बाद देखो कुछ चैलेंजेस हैं महिलाओं के लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन में। जेंडर पे गैप, मतलब सेम तनख्वाह नहीं मिलती। नेक्स्ट इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब जैसे देखो 75% फीमेल एग्जीक्यूटिव्स जो हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, उनको ना सेल्फ डाउट आता है, कहीं ना कहीं वो अपनी अचीवमेंट्स को लेके ना डाउट में रहती हैं कि मेरी अचीवमेंट कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट डिफिकल्ट टू ओवरकम करियर गैप। जैसे देखो बच्चे को जन्म दिया तो छुट्टियां लेनी पड़ी, तो ये जो करियर में गैप आ जाता है ना, उसको फिल करने में दिक्कत आती है। जॉब छूट गई बच्चे के जन्म के बाद, बहुत सारी महिलाएं फिर से अपनी जॉब नहीं क्लेम कर पाती। नेक्स्ट बैरियर इन लीडरशिप, डबल जियोपार्डी, मतलब दोनों काम, घर का भी काम ऑफिस का भी काम, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। सोशल नॉर्म्स, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स का मुझे कई बार मेल आता है, फैमिली से सपोर्ट रिलेटिवली कम है। देखो बहुत बार ना जनरेशन का गैप होता है, फैमिली जो है ना कई बारी समझ नहीं पाती एस्पायरेशंस को, उनके ऊपर सोशल प्रेशर होता है, उनको लगता है कि जल्दी से शादी कर दी जाए बस, और कुछ नहीं। समाज का प्रेशर सब पर आता है। मैं तैयारी कर रहा था, मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी आता था, फिर वो मुझे बोलते थे। जब मैं तैयारी कर रहा था ना, एक बार तो ऐसा हुआ कि रात को 10 बजे जैसे मदर से बात हुई, तो मदर ने बोला कि बेटा आप शादी कर लो, बहुत पढ़ाई हो गई। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मतलब पेरेंट्स को आप आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते ना, इमोशंस की सहायता से समझाना पड़ता है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो 10 बजे बात हुई, उसके बाद किसी कारण से फ़ोन मिलाया तो सुबह फिर से बात हो गई 8 बजे। तो ना फिर से मदर कहती है कि शादी कर लो। मैंने कहा अरे रात रात में कल तो समझाया था, रात रात में अभी और कहाँ से शादी कर लूँ। इसके बाद नेक्स्ट है कोविड-19 एंड वुमेन जॉब्स। देखो कोविड-19 की वजह से ना लॉकडाउन लगा, तो बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो चली गई। अब देखो मैन तो वापस जॉब्स में आए, लेकिन रिलेटिवली कम वुमेन ने जॉब ज्वाइन की लॉकडाउन हटने के बाद। तो ये सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस किए। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड में कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंश्योर करो, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, जैसे ना वर्क प्लेसेस पे वर्क के लिए सैलरी होनी चाहिए। जैसे कोई काम है, कोई भी काम है, जैसे किसी मशीन पे कोई पर्सन काम करता है, वो काम चाहे मैन करे या वुमन करे, इक्वल सैलरी होनी चाहिए। ऐसे काम कैसा है उसके हिसाब से सैलरी डिफाइन होनी चाहिए, ना कि कौन कर रहा है उसके हिसाब से। आप बोलोगे सर काम के हिसाब से ही तो होती है। अरे नहीं यार, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, पोस्ट बनी होती है सिस्टम इंजीनियर,
लेकिन अभी भी छोटी छोटी कंपनीज में ऐसे सेग्रीगेशन नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड वर्क में होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अभी वैसा पोस्ट नहीं बनी होती, उसके हिसाब से सैलरी नहीं होती। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज। जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करो ताकि जब इकोनॉमी डिस्ट्रेस में हो तो महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट को सेव किया जा सके। स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, महिलाओं को स्किल दो, जिनके पास ऑलरेडी हैं उनकी स्किल्स इंप्रूव करो, अपस्किलिंग करो। रीस्किलिंग, फिर से स्किल दो, ये बढ़िया है। स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, सीधा सीधा ये पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद देखो नॉर्मल से पॉइंट्स है, जैसे इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी, अगर इक्वल एजुकेशन है तो। फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट होने चाहिए, जैसे 4 घंटे की जॉब, 6 घंटे की। अब कोविड आया था, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम चला, तो वर्क फ्रॉम होम जैसी जो अरेंजमेंट्स हैं वो अभी भी होना जरूरी है अलग अलग कंपनीज में। नेक्स्ट, महिलाओं को एंकरेज करो कि परंपरागत रूप से वो जॉब्स जहाँ पे मैन काम करते आए हैं वहाँ पे आप भी काम कीजिए। जैसे उगांडा में ना महिलाएं बहुत सी मैन डोमिनेटेड सेक्टर्स में अब काम करने लगी हैं, जैसे कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल्स, मेटल फैब्रिकेशन। आजकल देखो दिल्ली में भी मैंने देखा, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि उबर बुक करते हैं या फिर ओला बुक करते हैं तो वुमेन ड्राइवर आपको देखने को मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब साउथ इंडिया में मेरा जाना हुआ या फिर ईस्ट इंडिया में जाना हुआ तो वहाँ पे बाजार में या फिर सिंपल नॉर्मल सी चीज़ है, पेट्रोल पंप पे, ऐसे ऑक्यूपेशंस में ना ज़्यादा महिलाएं आपको काम करती दिखेंगी। नॉर्थ इंडिया में कम दिखती हैं, नॉर्थ इंडिया में पैट्रियार्की अभी भी ज़्यादा है। आपका क्या कहना है, आपका क्या व्यू है, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो इंटरव्यू में ना एक बार बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था, एक मेंबर थे, उन्होंने एक कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा कि आप ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन में से किसे प्रेफर करोगे। तो कैंडिडेट ने ना ये जवाब दे दिया कि मैं सर मॉडर्न मेडिसिन को प्रेफर करूंगा। तो मेंबर ने पूछ लिया क्या आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन में विश्वास नहीं है, तो उसने मना कर दिया नहीं। कई बार देखो एक तरफा स्टैंड लेना ना हार्मफुल साबित हो सकता है। इस आर्टिकल में ना एक प्रॉपर बैलेंस इस्टेब्लिश किया गया है दोनों मेडिसिन के बीच में। आप आर्टिकल समझिए। अक्सर ये डिबेट चलती रहती है ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन जैसे देखो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई रेकमेंड करता है, पैरासीटामोल ले लीजिए अगर बुखार है तो। ये सब क्या है, ये मॉडर्न मेडिसिन हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन है ना वो साइंटिफिक हुई लेट 1800 में। लेट 1800 में नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो गई थी, तो समझना स्टार्ट किया साइंटिस्ट ने हमारी बॉडी काम कैसे करती है। तो साइंटिस्ट को समझ में आने लगा कि बॉडी काम कैसे करती है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट, सर्जरीज और मेडिसिन से इमर्ज होके आई। और ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब पुरानी मेडिसिन, जैसे देखो आयुष है, आयुष में ये सब चीज़ें आती हैं, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये सब चीज़ें। तो ये सब क्या है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं। इनका भी देखो इलाज का अपना एक अलग से तरीका है। फर्क देखो इतना है, जो मॉडर्न मेडिसिन है ना, अब मॉडर्न मेडिसिन ना आपको पता है प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। जब भी कोई नई ड्रग डिस्कवर की जाती है, अलग अलग लोगों पर, इवन एनिमल्स पे पहले ट्रायल किए जाते हैं और बहुत चेक्स के बाद जो ड्रग है वो मार्केट में आती है। पता होता है सारा उस ड्रग के बारे में, ड्रग कैसे काम करेगी, सेफ है क्या नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना वो शायद इतने ट्रायल के बाद नहीं गुजरी हैं, वो पुराने समय से चली आ रही हैं। उसके बाद साइंस ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स कर लिए हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन में कई जगह पर, मतलब कई ट्रेडिशनल मेडिसिन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। जैसा पहले मान लीजिए कई सौ सालों पहले जैसी ट्रेडिशनल मेडिसिन चली आ रही है, आज भी वैसे ही यूज की जा रही है उसी तरीके से। जबकि जमाना चेंज हो गया है, बॉडी कैसे काम करती है इससे संबंधित नई तरह की जो रिसर्च है वो भी सामने आ चुकी है। राइटर भी यही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद है, आयुर्वेद कई बार ना स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस पर नहीं होता, बट देखो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा जो आयुर्वेद है वो गलत है। हो सकता है कि आयुर्वेद के कुछ जो पार्ट्स हैं वो सही हैं और कुछ पार्ट्स में चेंज लाने की आवश्यकता है। समय चेंज हो चुका है, नई डिस्कवरी सामने आ चुकी हैं,
बॉडी कैसे काम करती है, उसके आधार पे आयुर्वेद के कुछ पार्ट्स में फर्दर चेंज लाने की आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है। तो बेस्ट ये है दोनों को आप मिक्स कर सकते हो, मतलब जो ओल्ड नॉलेज है उसको नई साइंस के साथ मिक्स कर सकते हो, पुरानी ट्रीटमेंट को नई तरह की ट्रीटमेंट के साथ मिक्स कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी कई सारी चीजें यूजफुल हैं, अगर उनको आज के समय में यूज किया जाता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो पूरी तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन को इग्नोर करना, दरकिनार करना सही नहीं है। सरकार का रोल ये होना चाहिए, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या मॉडर्न मेडिसिन हो, सबको प्रॉपरली चेक किया जाए, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वहां से जो जो अच्छा लिया जा सकता है वो लिया जाए, और जो जो नहीं लिया जा सकता फिर वहां पे अपडेशन होना चाहिए नई डिस्कवरीज के आधार पर, नई साइंस के आधार पर। कुल मिला के देखो कंक्लूजन यही निकलता है, हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ ये देख के कि हाँ ये तो पुराना इलाज का तरीका है। कुछ इसके लिए राइटर का एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे देखो नोबेल प्राइज विनिंग मेडिसिन मलेरिया के लिए वो कहां से आई? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के एक ओल्ड टेक्स्ट से, एक ओल्ड किताब से ये तरीका निकल के आया कि कैसे मलेरिया के लिए दवाई बनाई जा सकती है। समझ गए? आप बताइए कमेंट बॉक्स में वैसे अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब खुद की बॉडी पर नहीं, भगवान ना करे कभी दवाई लेने की जरूरत पड़े, लेकिन आस पड़ोस में आपने देखा हो किसी को कि उसने ट्रेडिशनल मेडिसिन ली और उस ठीक हो गया या हो गई। और वैसे देखो इंटरव्यू में कैंडिडेट को जाहिर तौर पे ये आंसर देना चाहिए था, ये आंसर जो राइटर ने स्टैंड लिया है वो ज़्यादा बैलेंस्ड है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो हमारे देश में जो नक्सल प्रभावित स्टेट्स हैं ना, वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग आयोजित हुई जिसे चेयर किया गया यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। और इसी मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह ये कहते हैं कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसी साल अप्रैल 2023 में छत्तीसगढ़ पुलिस डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान शहीद हो गए थे नक्सलिज्म से संबंधित एक अटैक में। एक ऑपरेशन को अंजाम देके जवान वापस लौट रहे थे अपने कैंप में, रोड पर नक्सलाइट्स ने आईईडी लगाया और रिमोटली डेटोनेट कर दिया। 2 साल में देखो नक्सलाइट्स का ये सबसे बड़ा अटैक था। इससे पहले अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 जवान शहीद हो गए थे। तो ये बड़ा अटैक था। देखो हम नक्सलिज्म से संबंधित सारी जानकारी डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ आंकड़ों पे आप नजर डाल लीजिए। ये रेड कॉरिडोर है। रेड कॉरिडोर मतलब वो राज्य है, वो रीजन जहां पे नक्सलिज्म से संबंधित इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। अब देखो नक्सलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ना, पहले तो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में नक्सलिज्म से संबंधित केस काफी ज्यादा कम हो गए हैं, नक्सलिज्म से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स काफी ज्यादा कम हो गए हैं। 2022 में ना नक्सल हिट एरियाज में पिछले 40 सालों में सबसे कम इंसिडेंट्स देखने को मिले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो मान लीजिए 2010 में नक्सलिज्म से संबंधित 100 अटैक देखने को मिले थे, तो 2022 में ये आंकड़ा घट के सिर्फ 23 रह गया। 77% इंसिडेंट्स में कमी आ गई पिछले 12-13 सालों में। अगर 2010 में 100 अटैक हुए थे तो 2022 में यह आंकड़ा घट के सिर्फ 10 रह गया, यानी 90% अटैक्स में कमी आ गई। 2010 में 90 जिले नक्सलिज्म से प्रभावित थे, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या घट के 45 हो गई है। 2004 से लेकर 2014 के बीच में 17,679 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित इंसिडेंट्स देखने को मिले और डेथ्स हुई ऑलमोस्ट 7,000। लेकिन अगले 10 सालों में आप देखिए 2014 से 2023 के बीच में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित इंसिडेंट्स कितने? 7,649 और डेथ्स 2,020। तो ये बेसिक डेटा आपको मिल गया, आपको ये पता लग गया कि नक्सलिज्म पहले से तो काफी ज्यादा कम हुआ है और अब होम मिनिस्टर का कहना है कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा आने वाले 2 सालों में। लेकिन अब यूपीएससी ना सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकती है और इनडायरेक्ट भी पूछ सकती है। पहले आप नक्सलिज्म से संबंधित चीजें जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। देखो वेस्ट बंगाल में ना एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी।
वहां से ये टर्म निकल के आता है नक्सलिज्म। मकसद इस आइडियोलॉजी का ये था वर्किंग पीजेंट्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बाद में देखो देश के अलग अलग इलाकों में ये जो आइडियोलॉजी है स्प्रेड होती है। 1967 में वेस्ट बंगाल में वर्किंग पीजेंट्स ने लोकल जो जमींदार लोग हैं ना, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके खिलाफ रिबेलियन कर दिया था और वहां से ये मूवमेंट निकल के आती है। कौन लीडर्स थे शुरुआत में? कानू सान्याल और जगन संथाल, ये लीडर्स थे, बाद में बहुत पॉपुलर हुए और वेस्ट बंगाल से धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है वो देश के अलग अलग इलाकों में, जैसे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में फैलती है। नक्सलिज्म क्यों फैला? सबसे पहले ट्राइबल इश्यूज। एक्ट आया 1980 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इस एक्ट में ना ट्राइबल्स को उनके कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थे अपना जीवन चलाने के लिए। और बाद में देखो जंगलों में धीरे धीरे जब हमारे देश में डेवलपमेंट आनी स्टार्ट हुई तो माइनिंग ऑपरेशंस स्टार्ट हुए, बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगे। अब इन्होंने ना बहुत सारे ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया। ट्राइबल्स को अपने उन जगहों को छोड़ के जाना पड़ा जहां पे वो बरसों से रह रहे थे। नेक्स्ट, इजी टारगेट फॉर माओइस्ट। अब जो ट्राइबल लोग होते हैं कई बार बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड होते हैं, सिस्टम के सताए होते हैं, पैसा नहीं होता बिल्कुल भी, तो माओइस्ट ऐसे लोगों को फंसा लेते हैं। हम आपको पैसा देंगे, आप हमारे लिए काम कीजिए, भड़का देते हैं सरकार के खिलाफ। नेक्स्ट, गैप्स इन सिस्टम। अब देखो सरकारें जो हैं वो ये देखती हैं कि इस एरिया में नक्सलाइट अटैक्स नहीं हुए, यानी यहां पे नक्सलिज्म कम हो रहा है, जबकि उन्हें देखना क्या चाहिए? डेवलपमेंट के पैरामीटर पर, कि यहां पे इतनी डेवलपमेंट अब पहुंच गई है, लोग नाराज नहीं है, तो इसलिए नक्सलिज्म नहीं आ सकता। मतलब आप देख कैसे रहे हो नक्सलिज्म की समस्या को, वही अपने आप में दिक्कत है। आपको देखना चाहिए कि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, आप देखते हो इंसिडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है नो फॉलोअप फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार कैसा होता है कि पर्टिकुलर एरिया से नक्सलिज्म को खत्म कर दिया गया, अब कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा। अरे प्रशासन फॉलोअप तो ले, मतलब डेवलपमेंट बाद में वहां पे आया कि नहीं आया? लोकल लोगों ने नक्सलिज्म का साथ देना छोड़ दिया नक्सलाइट्स का, तो कम से कम अब वहां पे डेवलपमेंट आना चाहिए ना। ये कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं, जैसे देखो ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था ताकि जो नक्सलिज्म से प्रभावित एरिया हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट हो सके नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए, और ह्यूमन लाइफ के जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो सके। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018, जो देश में पिछड़े हुए जिले हैं उन पर स्पेशल फोकस करने के लिए यह प्रोग्राम था, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके बाद रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, वो नक्सलाइट जो इस आइडियोलॉजी का रास्ता छोड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उनके लिए थी ये पॉलिसी। सरकार के इन प्रयासों के सहायता से देखो नक्सलिज्म कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, ये दिक्कत वाली बात है। अभी स्टेप्स कौन से चाहिए? इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए। जिन जिन पॉकेट्स में, घने जंगलों में आज भी नक्सलिज्म एक्टिव है, उनको आइडेंटिफाई करके खत्म किया जा सके। लोकल पुलिस की सहायता ली जानी चाहिए, क्योंकि लोकल पुलिस जो है लोकल ट्राइबल्स की भाषा समझती है, उनके रहन सहन का तरीका समझती है, उनकी साइकोलॉजी समझती है, तो लोकल पुलिस का रोल ज्यादा होना चाहिए नक्सलिज्म को खत्म करने में। नेक्स्ट, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को सिर्फ सेफ्टी पे फोकस नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ रीजन के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। सॉरी, क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस देखो, सबसे पहला ये है कंफ्यूजिंग आवर टैकलिंग नक्सलिज्म। अभी कई बार ना ये डिबेट चल पड़ती है, नक्सलिज्म एक सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर सोशल इशू है। स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत बार ये लगता है कि नक्सलिज्म तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है और हमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता नहीं है इस इशू को एड्रेस करने के लिए। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया। नेक्स्ट, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस है उसको और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, जैसे इस इंसिडेंट में कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया। नेक्स्ट, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में वो ठीक से होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा पर्सन ना हो, कोई ऐसा सेक्शन ना हो जो डेवलपमेंट के फ्रूट से वंचित रह जाए। गवर्नमेंट के एफर्ट्स का सक्सेस देखें तो सेंट्रल कमेटी पुलिस ब्यूरो के जो मेंबर्स हैं वो या तो मारे जा चुके हैं या फिर उनको अरेस्ट किया जा चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और वायलेंट अटैक्स भी काफी कम हो गए हैं। वे अहेड क्या होना चाहिए? सबसे पहले
स्टेट गवर्नमेंट को इस समस्या को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेनी चाहिए जहां पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, इनोवेशन की बात करें, इनोवेटिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है नक्सलिज्म की समस्या को टैकल करने के लिए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। जो पीस लविंग पीपल हैं, मतलब जो ना नक्सलिज्म के खिलाफ है, ना साथ है, ना गवर्नमेंट के साथ है, ना खिलाफ है, बस वो पीस चाहते हैं, ऐसे लोगों को तंग ना किया जाए सरकार के द्वारा भी और नक्सलिज्म के द्वारा भी। नक्सलिज्म जो नक्सलाइट्स हैं उनके ऊपर तो सरकार का बस नहीं है, लेकिन सरकार कम से कम इस मामले में एक्शन ले सकती है। लोकल पुलिस को इफेक्टिव बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि लोकल पुलिस को टेरेन की जानकारी होती है, नक्सलाइट्स जो है उनकी भाषा की जानकारी होती है, तो लोकल पुलिस को लीड लेना चाहिए नक्सलिज्म को खत्म करने में। तो ये हमने ब्रीफ में पूरा इशू डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चंस देख लीजिए आपको जो आज अटेम्प्ट करने हैं। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी ने पूछे थे। ऊपर वाले दो क्वेश्चंस तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित, और नीचे वाला क्वेश्चन ये ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम से संबंधित है। नोबेल प्राइज से संबंधित ये प्री का क्वेश्चन है। देखो 2000 से लेके ना 2010 के बीच में और इवन उससे भी पहले यूपीएससी ना नोबेल प्राइज पे क्वेश्चंस पूछा करता था, बट 2010 के बाद तो यूपीएससी ने नोबेल प्राइज से संबंधित क्वेश्चंस पूछने बंद कर दिए। मतलब टेक्नोलॉजी है, कोई इशू है, उस पर तो फिर भी पूछ लेता है, नाम वगैरह नहीं पूछता किसको मिला है। लेकिन अब यूपीएससी का पैटर्न देखो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टिव हो गया है। तो आप अपनी तरफ से ना जो बेसिक इंफॉर्मेशन है नोबेल प्राइज से संबंधित वो लेके जाइएगा एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सोच लिया? अब आंसर बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ए है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। नोबेल प्राइज फॉर पीस बाद में ऐड किया गया था, ना कि लिटरेचर। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।